सभी संस्कृत व्याकरण प्रेमियों का पुनः स्वागत। इससे पहले वाले संस्कृत व्याकरण के वीडियो में आपको 14 महेश्वर सूत्रों का बोध कराया था। आइए उससे आगे बढ़ते हैं। संस्कृत व्याकरण में लघु सिद्धांत कौमुदी में इसके बाद संज्ञा प्रकरण नाम के 14 सूत्रों का व्याख्यान आता है। परीक्षा में खास करके विभिन्न प्रकार के जो पाठ्यक्रम हैं, चाहे प्रतियोगी परीक्षा का हो चाहे वो डिग्री के हों, उसमें संज्ञा प्रकरण भी आता है, जिसे संज्ञा कहते हैं मूलतः। उसमें 14 सूत्र हैं, लेकिन प्रमुखता से जो है वह संधि प्रकरण है। संधि में भी सबसे पहले अच, फिर हल और विसर्ग। यदि हमने संधि प्रकरण को अच्छी तरह से सूत्रानुसार, जैसी पाणिनीय व्याकरण परंपरा रही है उसके अनुसार देख लिया, तो हमारा भाषा का जो आधार है, बेसमेंट है, वो बहुत दृढ़ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। मैं आपको एक एक सूत्र अच्छी तरीके से समझाऊंगा। आपको कुछ याद भी करना है, कुछ कंठस्थ करना बहुत आवश्यक है। सूत्रों को बहुत सरल तरीके से कैसे हम संस्कृत सूत्रों को याद रख करके इस व्याकरण के काठिन्य को दूर करेंगे। किंतु अच संधि पढ़ाने से पहले आपको वो संज्ञा प्रकरण के 14 सूत्र कौन कौन से हैं, आखिर वो क्या है संज्ञा प्रकरण। संज्ञा का मतलब नाम, एक कुछ पारिभाषिक नाम है, कुछ नई परिभाषाएं हैं। संस्कृत व्याकरण पढ़ने से पहले कुछ नई परिभाषाएं, कुछ नए शब्द वो जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए संज्ञा बहुधा बोला जाता है। कौन कौन सी संज्ञाएं हैं? हलंत्यम। अब हलंत्यम अंतिम हल ईत होता है, वो अनेक प्रकार से होता है, 6-7 प्रकार से होता है अंतिम हल, उसकी ईत संज्ञा होती है हलंत्यम। दूसरा सूत्र है तस्य लोपः, उसका लोप होना, लोप का विधान, जो हलंत होता है उसका लोप हो जाता है। और अदर्शनम लोपः, विद्यमान का अविद्यमान होना, दिखते हुए भी नहीं देखा जाना, अर्थात व्यवहार में नहीं आना, ये भी लोप। फिर कहा गया है आदिरंत्येन सहिता। प्रत्याहार बनाने के लिए सूत्र है आदि ही अंत्य, अंत्येन सह इता। आदि वाला अक्षर अंत के साथ साथ बीच के मध्य के वर्णों का भी बोध कराता है, तो इसलिए इस सूत्र का निर्माण हुआ। ये प्रत्याहार का विधायक सूत्र है, प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र, आदिरंत्येन सहिता। ये चौथा सूत्र है। 5वां सूत्र है उकालो अज्रस्व दीर्घ प्लुतः। इसमें ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3 प्रकार की मात्राएं, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और बहुमात्रिक विधान किया गया है। जहाँ ह्रस्व है, कम समय है, अल्प अच। जहाँ दीर्घ है, जहाँ उससे भी अधिक समय लिया जा रहा है, उसे प्लुत कहते हैं। प्लुत ध्वनि का वेदों में प्रयोग होता था। जैसे कि हम बोलते थे हरि ओम, ओम के पीछे जो 3 का आंकड़ा आता है वो उसके प्लुत का हमें बोध कराता है। ओम, ओम नहीं, ओम। ये जो ओम के पीछे जो अधिक मात्रा आ रही है प्लुत है, प्लुत ध्वनि है। तो हमें ध्यान रहे, दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और प्लुत स्वर, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये 3। इसमें सूत्र कह रहा है कि उकालो अज्रस्व दीर्घ प्लुत, या उकाल का सारा लिया है। उकाल, एक अच वाला उ जो है वो ह्रस्व, 2 अच वाला जो उ है वो दीर्घ, और 2 से अधिक अर्थात बहु मात्रिक जो उकाल है वह प्लुत कहा जाता है, जैसा कि कहा जा रहा है। तो उसे हम कुक्कुट की ध्वनि में देखते हैं, कुक्कु इस प्रकार। लेकिन ये संस्कृत तो नहीं है, इसलिए हमें इन ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत को हमें साहित्य में ही ढूंढना होगा, और हमें उनकी मात्राओं का बोध करके उसका उच्चारण करेंगे, वैसा ही लिखेंगे। तो उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः। अब यहाँ पूर्व सवर्ण संधि से ज को अज है, अच को ज हो गया और ज को फिर ज हो गया, वो आगे पढ़ाएंगे आपको व्यंजन संधि में। मूल सूत्र है कालो अज्रस्व दीर्घ प्लुतः। इसके बाद आता है 6ठे नंबर का सूत्र है संज्ञा प्रकरण, वो है उच्चै उदात्तः। उच्चैः उदात्तः इति उच्चैरुदात्तः। ये 6ठा सूत्र है उच्चैरुदात्तः, 7वां सूत्र है निच्चैरनुदात्तः, और 8वां सूत्र है समाहारः स्वरितः। ये तीनों उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये वैदिक संस्कृत में, वैदिक व्याकरण में प्रयुक्त होते थे। आज भी इस प्रकार हाथ के इस प्रकार के नीचे ले जाकर के उसको अनुदात्त का
उदात्त हो तो ऊपर, अनुदात्त हो तो नीचे और स्वरित हो तो बीच में। ये आज भी वेद मंत्रों का प्रयोग होता है, उदात्त अनुदात्त स्वरित। अब यहाँ पर एक ध्यान रखा जाए, जैसा कि सूत्र कह रहा है उच्चैः उदात्तः। उच्चै का मतलब जोर से चिल्लाने से उदात्त नहीं आएगा। हमारे जो मुख आदि 5 स्थान हैं, कुचुटुतुपु, ये जो कचटुतप है, ये 5 विभिन्न अंगों से कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत्य, ओष्ठ, इन स्थानों के ऊपरी भागों से, अपने निर्धारित स्थान के ऊपरी भागों से जो स्वर आ रहे हैं उन्हें हम उदात्त कहेंगे। यदि वे स्वर नीचे से आ रहे हैं तो उन्हें अनुदात्त कहते हैं, और मध्य से आ रहे हैं ना ऊपर नीचे तो उन्हें स्वरित कहते हैं। केवल जोर से चिल्लाने से उदात्त हो जाएगा, धीरे बोलने से अनुदात्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए आज भी हरि हे ओम स्वहस्त्रशीरखा, तो ये ध्वनियाँ उदात्त अनुदात्त के रूप में, स्वरित के रूप में आज भी गुंजित हैं। लेकिन व्याकरण में, संधि लौकिक संस्कृत की व्याकरण में उदात्त अनुदात्त स्वरित का लोप हो गया। हमें केवल यहाँ इस बात को ध्यान रख के आगे बढ़ना है। 9वां सूत्र हम देखेंगे, 8 तक ये हो गया। 9वां सूत्र है मुख नासिका वचनोनुनासिका, अनुनासिक संज्ञा, ये नया शब्द आया। उदात्त पढ़ा, क्या है उदात्त? अनुदात्त पढ़ा, स्वरित पढ़ा, उसके बाद अनुनासिक, अर्थात मुख और नाक के से बोले जाने वाले। इन माहेश्वर सूत्रों में अयुन रिलक अयं गयोच, इसमें जो जो भी हैं कौन कौन से हैं वो इयमंगणनम, क वर्ग का इय, च वर्ग का क वर्ग का अंग, च वर्ग का इय, ट वर्ग का न, त वर्ग का न, प वर्ग का म, ये है वो मुंह और नाक से बोले जाते हैं, इसलिए इनको अनुनासिक कहते हैं। अब अनुनासिक का बोध कराने के लिए चंद्र बिंदु का हम सहारा लेते हैं। ध्यान रहे वो अनुनासिक है, मुंह और नाक दोनों के सहयोग से बोला जाता है अनुनासिक। तो इसका सूत्र है मुख नासिका वचनो अनुनासिका। 10वां सूत्र है तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्णम। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 5 प्रकार के अभ्यंतर प्रयत्न और 11 प्रकार के बाह्य प्रयत्नों का बोध कराया था। तो ये जो पूरा हमारे जो उच्चारण स्थान है उसका दिग्दर्शन कराने वाला सूत्र है तुल्यस्य प्रयत्नम सवर्ण, सवर्ण संज्ञा का बोध कराने वाला सूत्र है। इसके अलावा एक और सूत्र है 11वां, अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। 12वां सूत्र है परह सन्निकर्ष संहिता, संहिता जिसे भी संधि प्रकरण खुला हुआ आपके सामने, संधि वर्णों की अत्यंत सही सन्निधि को, स्वरों की अत्यंत सन्निधि को हम संहिता कहते हैं। संहिता होने पर संधि होनी ही है। और हलोनंतरा संयोग, हलोनंतरा अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा? हलो अनंतरा संयोग, न अंतरा यदि अनंतरा। हल यदि अनंतर हो, अनंतर का मतलब बाधा रहित, जहाँ बीच में स्वरों का व्यवधान नहीं हो और हल पास पास में हो, संबद्ध, संबद्ध, ये अनंतर हलों की संयोग संज्ञा होती है। और अंतिम सूत्र है सुप्तिंगंतम पदम। सुप और तिंग, जिन शब्दों में सुप प्रत्यय लगता है, जिन शब्दों में तिंग प्रत्यय लगता है, सुप प्रत्यय से शब्द रूपों का निर्माण होता है और तिंग प्रत्यय से धातु रूपों का, अर्थात शब्द रूप और धातु रूप, शब्द पाठ और धातु पाठ, कर्ता और क्रिया का निर्धारण करने वाला सूत्र है सुप्तिंगंतम पदम। तो केवल राम कहने पर, राम कहने पर राम पद नहीं है, रामः, रामम, रामेण, रामाय, रामात्, रामस्य, रामे, हे राम, ये पद हुआ। गच्छति, पठति, लिखति, हंसति, वदति, ये पद हुआ। केवल हंस कहने पर, हलंत कर देने से वो पद नहीं है। पद बताने वाला, पद संज्ञा करने वाला सूत्र है सुप्तिंगंतम पदम। तो उसके बाद दूसरा टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण है, संधि प्रकरण। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं, रीट जैसी, जो विद्यार्थी विभिन्न परीक्षाएं दे रहे हैं, संस्कृत में जिनको शिक्षक बनना है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, ये सभी मूल रूप में मेरे इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, सुने, समझें, अपने पास निधि के रूप में संचित रखें। ये आपके पास बहुत बड़ी संपत्ति रहेगी। इस लिंक को बचा के रखें और बांटे। व्यय तो वृद्धि मायाति, क्षय मायाति संचयाति। ये जितना बांटोगे, जितना संवाद करोगे, उतना ज्ञान बढ़ता जाएगा, इकट्ठा करने पर घटता जाएगा, जंग लगेगा उससे। संस्कृत व्यवहार का विषय है, एक दूसरे को बांटने का विषय है। तो हम संधि प्रकरण पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अच संधि, अच, अच कहने पर स्वर संधि हम इसका अर्थ लेते हैं। अच, अच भी प्रत्याहार है, जैसा आपको बताया है।
अ से लेकर च पर्यंत। तो अ से च तक कौन कौन से आते हैं? अयुणक ऋलक अयौच च आ गया, इसलिए अ से शुरू, अण से शुरू किया और अयौच का च है वहाँ तक के, यानी कि अ ई उ री ली ए ओ ऐ औ नौ। अब ध्यान रहे कि इसमें मात्राओं का विधान पहले ही हो चुका है, गुण भी पहले आ जाएगा, इसलिए ध्यान रहे अ ई को ए होता है, अ ए को ऐ होता है, ये सभी स्वर इसमें आ जाएंगे अच में। तो स्वर संधि में जहाँ स्वर आपस में टकराते हैं, दो या दो से अधिक पदों का मेल होता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। इसका पारिभाषिक अगर शास्त्रीय अगर आप कहें तो संधि किसे कहते हैं? वर्ण संधान संधि। वर्णों का जो संधान होता है, दो वर्णों का परस्पर मेल है, और उसमें भी यदि स्वरों का मेल हो तो वे अच अच का मेल हो तो उसे अच संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। हम धन लगाते हैं, बीच में प्लस लगाते हैं, उसके दोनों ओर स्वर रहे हैं, एक स्वर व्यंजन के अधीन होगा, सामने वाला स्वर तो हमें स्पष्ट दिखता है, लेकिन उसके पहले वाला स्वर है वह व्यंजन के अधीन है, वहाँ से हमें देखना है उसको। तो अच संधि के बहुत सारे सूत्र हैं, बहुत सारे नियम हैं, लेकिन 5 बहुधा बहुत सभी परीक्षाओं में खास करके ये 5 सूत्र बहुत आते हैं। आप उनको अच्छी तरह से याद कर लें अपने जिह्वा पर, अपने मनोमस्तिष्क में वो अच संधि के वो कौन कौन से हैं। आइए एक एक करके देखें। सबसे महत्वपूर्ण आता है जिसकी शुरुआत होती है वो है यण संधि। उसका सूत्र है इको यणची, यण। तो इको यणची कहते ही प्रत्याहार से हमें बोध होता है इक क्या है और यण क्या है और अच क्या है। देखिए, हम संस्कृत व्याकरण के सूत्रों को पढ़ेंगे, किंतु इन सूत्रों में आपको सूत्र है, सूत्र है, वह हमें बहुत अल्प छोटी सी संकेत देता है। हमें उसका विस्तार कैसे करना है ये ध्यान रखना चाहिए। हमें पहले वाले शब्दों में जाना होगा। कहीं किसी सूत्र में मूल शब्द रहेंगे, पूरी बात आ जाती है। जैसे आपको इस सूत्र में 3 शब्द हैं, अलग अलग कर करेंगे तो तीनों मिल जाएंगे, इकह यण अचि। दोनों और क्या परिस्थितियां रहे, यहाँ क्या रहे, यहाँ क्या रहे, और बराबर होकर के क्या बनेगा, आदेश क्या होगा, तीनों का ये पहला सूत्र है जो तीनों का कथन कर रहा है। इक को यण होता है, अचि यानी अच परे रहने पर, ठीक है ना। इसलिए अगर इस प्रकार की तीनों परिस्थितियां नहीं आती तो हम अनुवृत्ति करते हैं, पूर्व सूत्रों से अनुवृत्ति कर लेते हैं, तब वो सूत्र पूरा होता है। तो संस्कृत व्याकरण में अनुवृत्ति बहुत आवश्यक है सूत्रों में। इक, इकह कहें तो इक, ई उ री ली, ई उ री ली, अची, अची का मतलब अच परे रहे, तो अच कहने पर सभी स्वर आ गए, लेकिन ध्यान रहे असमान स्वर, समान स्वर नहीं, असमान स्वर, तो उसे हम थोड़ा सा व्यवधान गृह कार्य का। मैं आपको कुछ मेरे पास दूसरी भी पाठ्य सामग्री है, उसके दर्शन कराता हूँ जो इस समय आपको फलक पर दिख रही है। थोड़ा सा तकनीकी व्यवधान जरूर है मेरे सामने भी, ये नया इस समय विषय है आपके लिए। जैसा मैं देख पा रहा हूँ आपके सामने ये जो PDF खुले हुए हैं, इनको मैं आपको बताता हूँ। ये रहा, यह मेरी ही पुस्तक है, मेरे द्वारा ही संपादित, जिसका नाम है विजेत्री। उसके कुछ अच्छे नोट्स हैं, देखें आप, जो संस्कृत माध्यम के विद्यार्थी हैं उनके लिए। इको यणचि अस्य सूत्रस्य संस्कृत व्याख्या अस्ति। इकः अचि परे यदि सति होने पर पूर्ववर्तिनः इक स्थाने स्याद् यण स्यात्, यण आदेश भवति। माहेश्वर सूत्रानुसार इ उ री लि एते वर्णाः इक वर्णाः इति कथ्यन्ते। एवमेव यदि यवरल एते वर्णाः यण इति वर्णाः कथ्यन्ते, उपरि लिखितानाम् इक वर्णानां स्थाने अधो लिखितः
यण वर्ण यत्र क्रमशः भवन्ति तत्र जायते यण संधि। अब इसके बहुत अच्छे तरीके से इसका उदाहरण समझाने का प्रयास किया है। कुछ मैंने यहाँ देखें, ये यहाँ ये गुण संधि के हैं, आपको मैं प्रयास कराता हूँ, वो मैं चाह रहा हूँ दिख जाए स्पष्ट। हाँ, इक यणची, इक को यण आदेश होता है, उसके वे उदाहरण कौन कौन से हैं? तो यहाँ इक को यण कराने वाले इस समय यहाँ उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, लेकिन बहुधा चार शब्द हैं। देखें कौन कौन से हैं। एक तो है नयनम, ने अनम अयादि का है, ध्यान शुद्ध्युपास्य, मध्वरी धात्रंश, शुद्ध्युपास्य, मध्वरी धात्रंश और लाकृति, ये चार शब्द हैं। ये चार लघु सिद्धांत कौमुदी के समझने के लिए इन चारों को हमें देखना पड़ेगा। यण संधि एक ऐसी संधि है जो हजारों प्रकार के उदाहरण बनाती है। आगमन और निगमन, हमें सिद्धांत याद है तो हम हजारों उदाहरण में यण संधि ढूंढ लेंगे, क्योंकि आदेश में य है, आदेश में व है, आदेश में र है, आदेश में ल है। ये य व र ल ई उ री ली से आए हैं। यदि सामने जो अच हो की हम बात कर रहे हैं, वो अच यदि आ है तो या वार आला होगा, अगर वो ऊ है तो यू हो जाएगा, अगर वो ए है तो ये वे रे ले होगा, ओ है तो यो वो रो लो, औ है तो यो वो रो लो, ये हो जाएगा। एक बात बहुत ध्यान देने की है कि यहाँ हम जिन बाद में जो अच है उन्हें असमान स्वर कहेंगे। समान स्वर होने पर दीर्घ संधि का नियम लागू हो जाता है, क्योंकि ई उ रील री के सामने, ई उ रील री के सामने यदि समान स्वर रहने पर तो दीर्घ संधि होगी, किंतु असमान स्वर, ध्यान रहे, ई के सामने ई आने पर यह नियम लागू नहीं होता है। तो इस प्रकार पुनः मूल उसमें आते हैं, वो कौन कौन से देखें। ये सुधी उपास्य, सुधी उपास्य, ये सुधी का धी ई इकार है, वह इक है, इक। उपास्य का वो है, वो अच है, ठीक है ना। इकह अची, पहले इक रहे बाद में अच रहे, तो आदेश में सामने आप देख रहे हैं यण स्यात्, यण हो रहा है ना। ई को यह होता है तो धी को ध्य, उ होने से ध्यो, प्रत्येक प्रत्येक, गति एक गत्येक, ऊपरी उक्त उपरयुक्त, जो व्याकरण के लोग जाने, उपरोक्त शब्द हिंदी में चलता है, संस्कृत में नहीं चलता है। ऊपरी उक्त उपरयुक्त, ऐसे। अब ई को य, जो सामने अच है, ध्यान दें, या उपास्य का उ है तो यू हुआ। अब ई को य होने पर सामने अच में आप सभी ले लो, ई छोड़कर सभी स्वर ले लो, तो आदेश क्या होगा? य, या, यू, यू, ये, यो, यौ, यहां तक ये आदेश आएंगे। कितने उदाहरण बनेंगे आप देख रहे हैं। इसी तरह से ऊ को मधुवरी मध्वरी, तो ऊ छोड़ करके बाकी सभी स्वर, तो ऊ को वह होता है, आ होने पर वाह, व, वा, वी, वे, वै, वो, वौ, ये सभी उदाहरण आएंगे। आप देखें, नियम याद है तो आप देख लेंगे। जहाँ संधि हो रही है वहाँ पर अगर वकार आदेश है, वह आदेश है तो यण संधि का विषय है, यह आदेश है तो यण संधि का विषय है। देख करके देखें उसको, सार्थक शब्द अलग अलग करके देखें, अपने आप आपकी शब्दावली बढ़ती जाएगी। आपको संधि सूत्र पता है, यदि आपको संधि का नियम पता है तो आपकी वोकैब्युलरी बढ़ती जाएगी, शब्दावली बढ़ती जाएगी। सिद्धांत याद होना बहुत जरूरी है, सूत्र याद होना बहुत जरूरी है। इको यण की केवल याद है, लेकिन उसका विश्लेषण करना, इकह क्या है, यण क्या है, अच क्या है। तीसरा है री को र होता है, सामने आ होने पर र पूरा, तो धात्रिक में जो री विद्यमान है वह र बन जाता है। हमने इसमें से व्यंजन, हमने इसमें से
यदि री लिया है स्वर तो बचा त, उसमें र जोड़ दिया, ये त्र बन करके आता है। ये दो उदाहरण क्यों, ये भी विद्यार्थियों के दिमाग में प्रश्न आना चाहिए। एक और देख लेते फिर बताते हैं। लृ अ ल और सामने आ है तो ला, लृ आकृति लाकृति ही। ये चार उदाहरण में ये शुद्ध्युपास्य शुद्ध्युपास्य, मदध्वरी मध्वरी मध्वरी, धात्रंश धात्रंश, इस प्रकार के, क्योंकि ये दो तीन उदाहरण ऐसे हैं जो हमें इस समय केवल एकमात्र इको यणची सूत्र से नहीं बनते हैं। केवल इको यणची से इसमें हमें 5 सूत्रों का और सहारा लेना पड़ता है। वो सूत्र यहाँ लिखे हुए हैं। तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य स्थानेन्तरतमः अनचिच झलां जशोन्ते संयोगान्तस्य लोपः यणः प्रतिषेधो वाच्यः। इस प्रकार इन सूत्रों और वार्तिकों से पूरा सुधी उपास्य में सीधे धी को, यानी हमें धी को ध्य नहीं करना है, द्वित्व होता है। अंचिच से द्वित्व होने पर ध ध ध हो गया। अब ध करने पर पहले ध को द होता है। झलाम जशोंते से ध को द कर दिया, और फिर संयोगांत से लोप से अंतिम अक्षर का लोप होना था, लेकिन यण प्रतिशुद्ध वाचन से उस य का लोप का निषेध कर देने पर, यह लोप नहीं होने पर सुद ध य ये कर दिया, और उपास्य मिलने पर उस शुद्ध्युपास्य। अब नियमानुसार इन वार्तिकों के साथ बनता है शुद्ध्युपास्य, द और ध्यु, द का लोप नहीं करेंगे, लेकिन पक्ष में शुद्ध्युपास्य भी बनता है। ये दोनों उदाहरण सही हैं। इसी तरह से मधुवरी मध्वरी मध्वरी, सीधा ध। तो यहाँ देखें आप, झलों के स्थान पर जश के कारण ध ध में पहला ध द हो गया, ठीक है ना। और य का लोप है, लेकिन संयोगांत से लोप से उस य का लोप नहीं होना। तो इस प्रकार ये बहुत ही संधियों में पहला ही संधि ऐसी है जो काठिन्य से भरपूर है। इससे विद्यार्थियों को डरना नहीं चाहिए। निस्संदेह कठिन लगता है कि संधि प्रकरण में पहले ही प्रथम ग्रास है मक्षिका, अभी तो पहला ही निवाला खाए, इतना कठिन कैसे आएगा। आपको ऐसी मानसिकता नहीं बनानी है। आपको बहुत सरल तरीके से, सहज तरीके से, क्योंकि आगे आने वाले सूत्र बहुत सरल हैं, तो पहला ही सूत्र कठिन है इको यणची का। किंतु आप बस ध्यान में रखें, इको यणची कहने पर आप इतना ध्यान में रखें कि इक को यण होता है, अच बाद में रहते। तो इन सभी स्थितियों में, इन सभी नोट्स में ये बेहतर नोट्स देने का प्रयास किया है। आप इसको एक कंटेंट के रूप में पॉज कर लें, नोट करें। और ये रूप सिद्धियाँ हैं। प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में रूप सिद्धि आती है, बहुत सारे डिग्री की परीक्षा में रूप सिद्धि आएगी। कंपटीशन में केवल यही पूछा जाएगा कि शुद्ध्युपास्य में विद्यमान सूत्र है इको यणची। इको यण संधि का उदाहरण है। बीच में यह अगर आ गया चारों उदाहरणों में, तो आप ऐसा नहीं करें कि यह होने पर आपको सार्थक पद ढूंढने होंगे। ई को यह होता है, ऊ को वह होता है, सुआगतम स्वागतम, ऐसे। और मेरे पास कुछ कंटेंट है, मैं आपको बताता हूँ वो कंटेंट कौन सा है। यहाँ अभी आपको दिखाया था, उसको देखते हैं। उसमें से कुछ उदाहरण आपको यदि दिखें, यण संधि के उदाहरण देखने का हमने प्रयास किया था, किंतु वो पन्ना जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, इसलिए हम आगे बढ़ गए। यदि उपलब्ध होता है तो देखते हैं, अन्यथा इसको इसी प्रकार से आगे बढ़ाएंगे। इस समय इस फाइल में वो पन्ना उपलब्ध नहीं होने से अब हम अगला सूत्र पढ़ेंगे, और वो है सूत्र संख्या 2। देखें, एचो यवा याव, ये पाणिनि सूत्र के छठे अध्याय के पहले पाद का 75वां सूत्र है, एचो यवा याव। इसको विग्रह करने पर एच अय, एच अय अव आय आवह, ऐसा देखेंगे।
क्रमशः आदेश है। एच को क्रमशः अय अव आय आव आदेश होता है। ये दो सूत्र हैं वो संधि प्रकरण में, अच संधि में पहले ही एक विद्यार्थियों के लिए काठिन्य लेकर आते हैं, लेकिन ये कठिन नहीं है। आप इसको देख लें, जिस प्रकार अभी यंग संधि में क्रमशः देखा हमने, ई उ रील री के सामने स्वर हो असमान स्वर, तो उन्हें क्रमशः य व र ल हो जाता है स्वर होने पर। जैसे जैसे स्वर है वैसे वैसे सामने स्वर कैसे हैं उसके अनुसार यावा राला ऐसे हो जाएगा, यू वो रूलू ऐसे, ये वो ये वे रे ले बताया जैसे। अब यहाँ पर क्या है, एचह, ये प्रत्याहार है, तो एचह प्रत्याहार में 4 अक्षर समाहित हैं। एचह कहने पर ए ओ ऐ औ, ए ओ ऐ औ, पहले 2 गुण हैं, बाद वाले 2 वृद्धि हैं। ए ओ ऐ औ, ये 4 वर्ण हैं। ये क्रम इसी तरह से रहेगा, ए ओ ऐ औ, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये एच से परे अभी सूत्र हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था, इको यणची, यहां भी वही अच परे रहे तो ध्यान रहे, इसलिए उस अच का यहां अनुवर्तन अनुवृत्ति होगी। एच से परे अच रहे तो क्रमशः एच को क्या हो जाता है, अय अव आय आव, ये सूत्र है। एचो यवा याव, एच अय अव आय आव। अब ये करने वाला सूत्र है यथा संख्यम अनुदेश समानम, यथा संख्यम जैसी जैसी संख्या है, अर्थात ए को अय, ए के स्थान पर अच, ए के सामने यदि कोई स्वर रहता है तो ए को अय होगा। ध्यान रहे, बहुत महत्वपूर्ण है। आपको दिख रहा है ना, ये इसके उदाहरण है। देखें, हरे में जो ए है उसको अय होना है, तो विद्यार्थी समझे, मैं इसको इतने सरल तरीके से समझा रहा हूं कि सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए समझ में आ जाए, केवल संस्कृत माध्यम के छात्रों के लिए नहीं है। जो छात्र, जो विद्यार्थी विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा, हिंदी के हैं वे भी समझ सकते हैं इसको, रीट के, पीटीईटी के, बीएसटीसी के, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं। यहाँ तक कि मैं तो ये कहूँगा कि वेद विद्यापीठ, हमारे यहाँ वेद विद्यापीठ में भी ये संधि, सामान्य संज्ञा प्रकरण, सामान्य माहेश्वर सूत्राणी, ये सब पाठ्यक्रम में समाहित किया है। तो संस्कृत का महल यदि हमें तैयार करना है, हमें संस्कृत का एक अच्छा, तो ये सूत्रों से आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे याद करते जाएंगे, समझते जाएंगे, संवाद करेंगे। ए को अय होता है, सामने अच है, सूत्र में अच नहीं है, इससे पहले वाले सूत्र में था इको यणची, उस अची को यहां फिर लाएंगे। एच अय अव आय आव अची हो गया। अब एच को अच परे रहने पर एच को क्रमशः अय अव आय आव होता है। ध्यान रहे, यहां पर 4 उदाहरण क्रमशः दिए हैं। एक को अय होने पर हरे को क्या हो गया, हरय, और सामने स्वर है, कैसा स्वर है, लगा दीजिए इसमें, हरये। विष्णु में ओ है, अवोज हो जाएगा तो बन जाएगा विष्णव। अब विष्णु हो गया, सामने ए लगा दो, विष्णवे। नायक में नई है, नई को नई में जो स्वर है वो ऐ है, हमने यहाँ ऐ को आय करना है तो नई को नाय कर देंगे। सामने अक है तो वही रहेगा नायक। पौ को आव आदेश होना है, जो औ है उसको, जब औ को आओ तो पौ को पाव, और अक मिला दो पावक। इस प्रकार के 4 उदाहरण से आप आराम से इसको समझ सकते हैं। ये इसकी रूप सिद्धि है, हरे ए हरये, नयन नयन नयन, ऐसे चयन चयन, और इसको अगर पवन करना हो तो पवन, भवन भवन। ये लघु सिद्धांत कौमुदी में है विष्णु ए विष्णवे। ओ को अव होता है, ण को ण, ए होने से णवे विष्णवे। रूप सिद्धि करने के लिए यही कहना पड़ेगा कि अयादि संधि सूत्र एचो यवा यावह के अनुसार एच अर्थात ए ओ ऐ औ के बाद अच अर्थात स्वर आए तो एच के स्थान पर क्रमशः अय औ आयाव आदेश होते हैं। यथा संख्या अनुदेश समान सूत्रानुसार ये क्रमशः आदेश होंगे।
तो ये रूप सिद्धि होगी। ये भाषा लिखने की है, विष्णवे का रूप सिद्धि है। इसी तरह से देखें क्रमशः, जैसा मैंने बताया अभी, जैसे हरे क्या होता है वैसे विष्णवे का, वैसे ही नायक का और वैसे ही पावक का रूप सिद्धि विन्यास है। देखेंगे कोई भी शब्द आप इसमें ढाल सकते हैं। ये आपके लिए बेहतर नोट्स हैं सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए संस्कृत के। अब हम आगे बढ़ें। हमारे लिए ये बीच में कुछ वार्तिक भी हैं, कुछ अपवादात्मक शब्द आते हैं, वे भी हैं। तो जैसे नाव्यम गव्यम, ये जो अयादि संधि सूत्र के अनुसार यकार से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय यदि बाद में हो तो ओ को अव और औ को आव आदेश होता है। ये वांतो ही प्रत्यय वार्तिक सूत्र कहता है हमें। अध्वपरिमाणे वार्तिक बाद में आएगा, वांतो ही प्रत्यय। तो गोयम गव्यम, नव्यम बोली नाव्यम कहेंगे। तो ये ध्यान में रहे अपवाद, क्योंकि हम संधि सूत्र पढ़ते जाते हैं, लेकिन कुछ कहीं कहीं बीच में उन नियमों में कहीं ऐसी बातें आ गई तो उनको अन्य सूत्रों के माध्यम से जोड़ लिया है। एक और आया तो उसको वार्तिक लिखना पड़ा। वार्तिक किसे लिखा है, ध्यान रहे, वार्तिक लिखने वाले थे वररुचि कात्यायन, जिन्होंने पाणिनि अष्टाध्यायी और महाभाष्य में जो भी समयानुसार कमियां नजर आई या उन्हें पूरा करने के लिए, उस सिद्धांत को पूरा करने के लिए वो बातें लिखी गई, वो जुड़ते गए। गो युति, गो को गौ होना है, अयादि संधि सूत्र से गो को गौ होना है, किंतु ये सूत्र कह रहा है कि मार्ग के परिमाण अर्थात नाप अर्थ में ओ को अव आदेश होता है। तो गो को गौ करने पर, क्योंकि बाद में यह अच होना जरूरी है, हम नियम कह रहे हैं, एच को ए ओ क्रमशः अय अव आयाव होता है। एच अर्थात ए ओ अय औ, उसको अय अव आयाव होता है। लेकिन यहाँ तो कहीं आगे तो एच है लेकिन पीछे अच नहीं है, तो संधि नहीं होगी। नहीं, इसके लिए वार्तिक बनाया गया कि बाद में अच नहीं हो तो भी गो अर्थात मार्ग के परिमाण नाप अर्थ में गो को गव हो जाएगा, गो युति गव्युति। अब अगला सूत्र है गुण संधि का तीसरा महत्वपूर्ण संधि, जो अच संधि में तीसरा टॉपिक है गुण संधि। इसमें दो सूत्र हैं, एक तो अदिंग गुण, आद गुण। ये दोनों क्रमशः अलग अलग अध्यायों में और उसमें पहला पाद ही है, लेकिन हम एक ही सूत्र पढ़ते हैं कि आद गुण मूल सूत्र है अदिंग गुण। अत का तात्पर्य है ह्रस्व, अ ए और ओ को गुण कहते हैं। गुण किसे कहते हैं? अ भी गुण है, ए और ओ, ध्यान रहे ये तीन, इन्हें ह्रस्व अ, ए और ओ को गुण कहते हैं। किंतु पूरे सूत्र का विधान करने वाला, जो पूरी बात करने वाला सूत्र है, वह है आद गुण। आद गुण कहने पर अ या आ ये आ गया, आद। इसलिए हमें ध्यान देना पड़ेगा इस संधि में कि यहाँ चार चार परिस्थितियाँ बनेंगी गुण संधि में, क्योंकि मात्राएं ह्रस्व दीर्घ दोनों में देखी जाएंगी। अ या आ से परे आद गुण स्यात्, अर्थात अ आ से परे यदि अच हो तो फिर वही अची की यहाँ अनुवृत्ति विद्यमान है। तो एक बार अभी हमने गुण में ए ओ भी देखा, उसको भी देखेंगे, लेकिन इस समय हम चार अक्षर लेंगे। हमें इक, जो अभी हमने पढ़ा था, अकह सवर्ण दीर्घ, इकह इ उरिली, इको यणची, अकह सवर्ण दीर्घ की बारी अब आएगी। इको यणची पढ़ा था तो उसमें इक आया था, उन्हीं इक के अक्षरों को यहाँ इ उरिली दिया जाएगा। तो सूत्र क्रमशः आगे बढ़ता है। हमें यहाँ इक चाहिए, आद से तात्पर्य अ या आ से परे। इक होने पर इ उ रिल री हो तो ये चारों आ गए, इ उ रिल री, ऐसा होने पर क्या होगा? गुण स्यात्, गुण हो जाता है। गुण होने का तात्पर्य है
ए ओ और दो अक्षर और जुड़ेंगे, अर अल, ए ओ अर अल। सामान्य रूप में जानने के लिए हमें ए ओ को गुण कहते हैं, लेकिन अर अल को भी जोड़ना पड़ेगा, तो ये चारों मिलकर के गुण आदेश करेंगे। तो यहाँ चार स्थितियाँ बनती हैं, अ आ से परे ई, अ आ से परे उ, पहला उ दीर्घ ह्रस्व, दूसरा दीर्घ, अ आ से परे री री, एक री ह्रस्व दूसरा री दीर्घ, और अ आ से परे लृ, लृ में कहीं दीर्घ के उदाहरण नहीं मिलते, इसलिए एक लृ सामान्य रहेगा। तो ऐसी स्थितियों में आदेश एक ही होगा और वो होगा ए गुणादेश, ओ गुणादेश, अर गुणादेश, अल गुणादेश। जैसा सूत्र में लिखा हुआ है, अवर्णादचि परे पूर्व परयोः एकः गुणः आदेश स्यात्। लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी में ये दो उदाहरण बहुधा आते हैं, उपेंद्र और गंगोदकम। उपेंद्र, गंगा उदकम, इन दो की रूप सिद्धि आपको बताएंगे। लेकिन ध्यान रहे, आद गुण सूत्र अदेन गुण से आगे बढ़ते हुए हम आद गुण कहते हैं। गुण संधि बहुधा बहुत सारे संस्कृत के वाक्यों में, पदों में, साहित्य में गुण संधि के, यण संधि के, अयादि संधि के, वृद्धि संधि के और दीर्घ संधि के उदाहरण आते हैं। इसलिए हमको सबसे पहले संस्कृत व्याकरण में यदि हमें मजबूत होना है तो यण, अयादि, गुण, वृद्धि और दीर्घ संधि। क्या होता है, सरल बनाने के लिए हिंदी माध्यम से पढ़ाते हुए हिंदी के विद्यार्थियों को दीर्घ से प्रारंभ किया जाता है। दीर्घ संधि, फिर गुण, फिर यण, फिर वृद्धि और फिर अयादि। किंतु यहाँ संस्कृत में लघु सिद्धांत कौमुदी में संस्कृत की जो काशी परंपरा है, वाराणसी की परंपरा है व्याकरण की, उसके अनुसार पाणिनि परंपरा में सबसे पहले इको यणचि, तो अच आगे बढ़ा है, फिर एचो यवा याव, अयादि संधि आगे बढ़ी। अयादि संधि को अयादि क्यों कहते हैं, ध्यान रहे। यण संधि को यण क्यों कहते हैं, ध्यान रहे। यण संधि का मतलब है यवरल, आदेश, जहां ऑर्डर हुआ है, दो स्वरों के मेल से यवरल हो गया, दो स्वरों के मेल से अय अव, आय आव हो गया, इसलिए वो अयादि। अय के साथ तीन और हैं, अय अव, आय आव, इसलिए अय आदि इति अयादि। समझ रहे हैं मेरी बात विद्यार्थी? बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तीसरा अभी मैंने बताया जा रहा है आद गुण, तो गुण ए ओ, लेकिन इसमें दो और जोड़ देंगे हम, अर अल, समझाने के लिए। गुण किसे कहते हैं अभी बताया, अदेंग गुण से, अ ह्रस्व अ, ए और ओ को गुण कहते हैं संस्कृत के अनुसार, काशी परंपरा के अनुसार। लेकिन यहां ध्यान दिया जाए कि आत का तात्पर्य सूत्र है अ या आ के बाद क्या हो, तो इक जो है या अच हो, लेकिन हम इक कहेंगे, ई उरिलरी। अ या आ के बाद क्रमशः ई उरिलरी हो तो क्या हो जाएगा, पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक आदेश हो जाएगा, न पूर्व का रहेगा न पर का रहेगा। प्लस के इधर और बाईं और दाईं और दोनों के स्वर मिलकर के एक नए स्वर का निर्माण करते हैं, आदेश, उसको कहते हैं अ ई मिलकर ए, आ ई मिलकर के ए, अ ई मिलकर भी ए और आ ई मिलकर भी ए। चार परिस्थितियां, चार उदाहरण सामने आएंगे आपके अलग अलग प्रकार के। इंद्र का ई ह्रस्व होता है, ईश का ई दीर्घ होता है। तो ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कई विद्यार्थी वर्तनी में अशुद्धियां करते हैं, ये आप पकड़ लें, छोटी सी बात है, इंद्र और ईश, तो अब गलतियां कम करेंगे। ईश जैसा बोला जा रहा है, इंद्र, जहां मात्रा में वजन कम पड़ रहा है ना, तो देखें इस सूत्र की बहुत सारी व्याख्या की जा चुकी है, उदाहरण है आपके सामने, देखें। उप इंद्र उपेंद्र, महा इंद्र महेंद्र, महाईश महेश, पर उपकार परोपकार, हित उपदेश हितोपदेश, गंगा उदकम गंगोदकम, गगन ऊर्ध्व गगनोर्ध्व, महाऊर्णम महोर्णम। ये इस प्रकार के ये सामान्य विन्यास हैं। इसमें हम रूप सिद्धि की दृष्टि से पढ़े तो देखें, उपेंद्र, उपेंद्र शब्द से अर्थ इंद्रस्य उप इति उपेंद्र,
विष्णु कहा जाता है उपेंद्र, इंद्र का समीपस्थ विष्णु। उप इंद्र, उप में अ, इंद्र का ई, अ ई ए, अ उ ओ, अ री अर, अल री अल। लेकिन इसमें अलग अलग प्रकार की मात्राएं हों, लेकिन आदेश ए ओ और अल को गुण कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा अब तक। देखिए इसकी रूप सिद्धि मैं थोड़ी देर के लिए विश्राम दे रहा हूँ, आप इसको पॉज करके नोट कर लें। ये बेहतर रूप सिद्धि का, इससे अधिक आपको नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये मेरी ही व्याकरण पुस्तक है। आपको इस समय कोरोना काल में अभी क्लासें विधिवत प्रारंभ नहीं हुई हैं, तो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक ये सभी संस्कृत विद्यार्थियों के लिए मैं ये उपलब्ध करा रहा हूँ। आप अपने पास इसको संजोए रखें, देखें। जब भी समझ में नहीं आए तो इस कंटेंट को देखें आप। गंगा उदकम, उदकम का तात्पर्य है जल, पानी। गंगा या उदकम, इसको हम समास भी कर सकते हैं। संधि करते समय हमें सिर्फ स्वर देखने हैं। गंगा आ, उदकम उ, आ उ ओ, गंगा उदकम, गंगोदकम, ये हो गया। ये उरन रपट सूत्र से और अल की बात हम यहाँ कहेंगे। री के स्थान पर जो अण अयु होता है उसे बाद में र और लग जाता है, र और अधिक र लग जाता है। री री एक दूसरे के बोधक हैं, ध्यान रहे। री और री एक दूसरे के बोधक होने से इस प्रकार री के साथ गुण होने पर अर और ली के साथ गुण होने पर अल हो जाता है। अभी इससे पहले वाले आद गुण में केवल ए ओ की बात आई थी। और अल को पूर्ण करने वाला सूत्र कौन सा है? उपदेशे जनुनासिक इत। ये र और ल दो वर्ण आते हैं, इसके साथ पूरन रपट से एक और प्रत बनेगा कृष्ण रिद्धि, कृष्णर्धि। ये राज ऋषि, राजर्षि, देव ऋषि, देवर्षि, महर्षि, महर्षि। अर वसंत ऋतु, वसंत ऋतु, हेमंत ऋतु, हेमंत ऋतु। री को और होता है, बस आदेश ध्यान दें। अब अर का रहलंत है, इसलिए वो अगले व्यंजन पर रकार लग जाएगा, ये ध्यान दिया जाए। उच्चारण में अर आ रहा है, उच्चारण में अल आ रहा है, यह है गुण संधि। लेकिन संस्कृत में इसका सूत्र है ऊरन रपरः। रूप सिद्धि आप देख पा रहे हैं। ऊरन रपर क्या कहता है? री और री एक दूसरे के बोधक है, तो यहाँ कृष्ण में अ, रिद्धि का री, अ री मिलकर अर। ऊरन रपर के अनुसार ली एक दूसरे के बोधक होने से री के साथ गुण होने पर अर और ली के साथ अल हो जाता है। इस प्रकार ये देखा आपने। लिकार का उदाहरण देख लें, तवल लिकार, तवल लिकार तवलकार। ली अ से पहले ली हो तो अल हो जाता है, ऊरन रपर से इसको तवलकार हो गया। तो इस प्रकार ये बहुत 4 सूत्र यहाँ तक आ गए। कुछ उदाहरण मेरे पास यहाँ उपलब्ध हैं, आपको दिखाए जाएं। पुस्तक है विजेत्री, द्वादश कक्षायाः विजेत्री पुस्तक मध्ये बहुधानि उदाहरणानि सन्ति। आप देखें गुण के, मैं आपको दिखाता हूँ इधर। ये मेरे पास फलक पर मेरे ही नोट से हैं, ये आप देख पा रहे हैं। ये अकारस्य पश्चात यदि अच वर्ण भवति तदा पूर्वपदयोः द्वयोः वर्णयोः स्थाने एकः गुणः अ ए ओ आदेश भवति। देखिए सुंदर उदाहरण दिए हुए हैं, एक से बढ़कर एक। ये आपके गुण संधि के इस प्रकरण को पूरा करते हैं। गुण संधि के अपवाद जो उदाहरण हैं उन्हें हमें बाद में देखना चाहिए। नियम के अनुसार जो उदाहरण है पहले देखने चाहिए। अ ई से ए, अ ई से ए का निर्माण करने वाले एक नहीं, ये उपेंद्र तो यहाँ एक उदाहरण है। ऐसे हजारों शब्द हैं साहित्य में, लाखों शब्द मिलेंगे अ उ को ओ करने वाले, आ उ को ओ करने वाले। तो देखिए आगमन से निगमन, निगमन से आगमन, सूत्र से उदाहरण, उदाहरण से सूत्र। ये विधि आ गई तो फिर आपकी वोकैबुलरी बढ़ती जाएगी। आपको उस समय सूत्र छोटा लगेगा, लेकिन प्रवृत्ति तो सूत्र से ही होगी। संस्कृत व्याकरण में रुचि, संस्कृत व्याकरण में गति इन सूत्रों से ही आगे बढ़ेगी। कठिन मान करके बैठे नहीं रहना है हमें, आगे बढ़ना है। इनको याद करते जाइए, इनको अपने दिमाग में सेव करते जाइए। मोबाइल में सेव करने की आदत से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हमने अपने मेमोरी को छोड़ दिया, भुला दिया। तो हमें अपने स्मृति को बहुत मजबूत बनाने के लिए काम करने होंगे। देख पा रहे हैं देव ऋषि, देवर्षि, महर्षि, महर्षि हो गए। वृद्धि आदेश, वृद्धि रेखी 2 सूत्र हैं।
एक तो वृद्धिरादेश और वृद्धिरेचि। मैं जैसे अभी आपको अधिक गुण आद गुण कहा, वैसे ही आज का जो 5वां संधि का नियम है, चौथा, वो है वृद्धि संधि का। वो पढ़ाया जाए। वृद्धि संधि, आ ऐ औ इन 3 स्वर वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। वृद्धि संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा। वृद्धि किसे कहते हैं? वृद्धि पारिभाषिक शब्द है। वृद्धि कहने के पर अ में एक और मात्रा जुड़ गई तो अगुण है, ध्यान रखा जाए। अगुण है, अधिक गुण। आ वृद्धि, ए गुण है, ऐ वृद्धि, ओ गुण है, औ वृद्धि, एक मात्रा और आ गई तो वृद्धिरादैच वृद्धिरेचि, जिनकी वृद्धि संज्ञा होती है। अब सूत्र की बात, जब संधि की बात आती है तो कहेंगे कि एचि, एचि इति, एच परे होने पर, एच यदि परे होने पर, आगे की बात नहीं बताई भाई आपने सूत्र में, तो बात बार बार नहीं बताई जाती है। आगे क्या होगा बात कर चुके हैं। आदगुण, अभी कहा ना, उस आत की अनुवृत्ति करेंगे, अर्थात अ या आ से परे एच हो। अब तीनों बातें आ गई। आदेश क्या हो जाएगा? वृद्धि। अ या आ से परे एच हो तो वृद्धि हो जाएगी। किसकी? पूर्व और पर मिल करके वृद्धि का निर्माण कर देंगे। अब देख पा रहे हैं आप? कृष्ण एकत्वम, कृष्ण में अ, एकत्व का ए, ये अ ए ऐ हो गया, तीसरा विकार बन के आ गया सामने। वो विकार स्वर के रूप में आया है, तो ऐ वर्णय ण में लग जाएगा, अणै। कृष्ण एकत्वम, कृष्ण एकत्वम, जन एकता, जनैकता, तथा एक, तथैक, देवी ऐश्वर्य, देवैश्वर्य, देव ऐश्वर्य, ध्यान दिया जाए, मैं अपवाद बोला हूं यहाँ, देव ऐश्वर्य, देवैश्वर्य, और अगर देवी ऐश्वर्य हो तो दिव्यैश्वर्य, यहां अनुसंधि होगी। देवी में इकार है, ध्यान रखा जाए। देवैश्वर्य, देवैश्वर्य, और देवी ऐश्वर्य, दिव्यैश्वर्य। ये बारीकी भी आएगी आपको, लेकिन धीरे धीरे आएगी। यहाँ 4 आदेश देखें कौन कौन से हैं? अ, ए से ऐ, अ, ओ से औ, अ, ऐ से ऐ, अ, औ से औ। अगर आप 4 देखें तो इसमें कैसे बनेंगे? अ ए, अ ऐ, आ ए, आ ऐ, अ ओ, आ ओ, आ औ, अ औ, आ औ। ये सब उदाहरण मिलना संभव नहीं है, मिल भी जाएंगे, किंतु ध्यान रहे आदेश 2 ही निकल कर आएंगे, एक तो ऐ और एक औ। इसको कहते हैं वृद्धि। अ आ के बाद ए ऐ हो तो ऐ हो जाता है, अ आ के बाद ओ औ हो तो औ हो जाता है। ये इसका संक्षिप्त विन्यास है हिंदी में। ये इसका रूप सिद्धि का इतना परीक्षा में इस प्रकार लिखना बहुत आवश्यक है। वृद्धि संधि सूत्र वृद्धिरादेश के अनुसार अ आ से परे ए ऐ हो तो ऐ, कृष्ण एकत्वम में कृष्ण के अंत्य स्वर अ और एकत्वम का आदि स्वर ए। इस प्रकार वृद्धिरादेश सूत्र से वृद्धि एकादेश होकर के ऐ होने पर कृष्ण प्लस एकत्वम बराबर कृष्ण एकत्वम रूप सिद्ध हुआ है। गंगौघ, औघ, औघ माने प्रवाह, बहाव, गंगा का औघ। तो समास करने पर गंगाया औघा, किंतु यहाँ ध्यान रखा जाए, गंगा संधि करने पर गंगा में आ, ओ होने पर दीर्घ वृद्धि होने पर ओम है यो पहले से, ओ में एक वृद्धि हो जाएगी। आ से परे ओ औ हो तो औ। तो इस प्रकार यहाँ ये गंगा औघ, गंगौघ, देव ऐश्वर्यम, देवैश्वर्यम, व में वृद्धि ऐ मिल जाएगा। देख ले, पॉज करके इसको नोट करें। कृष्ण, देखो मूल शब्द है उत्कंठा, उत्कंठा का भाव क्या होता है? औत्कंठ्यम। तो कृष्ण औत्कंठ्यम, कृष्णौत्कंठ्यम, कृष्णस्य, कृष्णं प्रति यत् औत्कंठ्यम भवति, कृष्ण के प्रति जो उत्कंठ है उसको कहते हैं कृष्णौत्कंठ्यम। तो उत्कंठ में पहले से ही औ है, अ औ मिलकर भी औ। ये 4 उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण, सूत्र से उदाहरण से सूत्र, आगमन निगमन, निगमन आगमन। इस प्रकार आप नियम को देखते जाएं, नियम रखते जाएं, नियम याद करते जाएं।
अंतिम नियम है, वो बहुत सरल है वैसे, लेकिन ध्यान दिया जाए कि उसके लिए हमें जितने उदाहरण बन पाए देखने चाहिए, नए नए उदाहरण देखने चाहिए। लघु सिद्धांत कौमुदी जिन उदाहरणों को कहती है उनको सूत्र के साथ याद कर लेना चाहिए। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ जैसे एक सूत्र है वृद्धि रेचि, तो वृद्धि रेचि के साथ सामने 4 उदाहरण लिखे हुए हैं, आप याद कर लीजिए। वृद्धि रेचि कृष्णैकत्वम गंगौ घ देवेश्वर्यम कृष्ण उत्कंठ्यम, ऐसे। तब आपके सामने और कुछ नहीं बचेगा। वृद्धि रेचि के साथ एक और देख लें, आत, आ से परे, ये ऐसा आत वृद्धि रेचि कृष्णैकत्वम गंगौ देवेश्वर्यम कृष्ण उत्कंठ्यम। वृद्धि को बोलना पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या है कि कृष्णैकत्व में बोलेंगे लड़के विद्यार्थी, गंगो बोलेंगे, देवेश्वर्य बोलेंगे, कृष्णोत्कंठ बोलेंगे, यानी भाई वृद्धि को ऐ औ, तब हम लेखन में उसको ऐ औ को देख पाएंगे, लिख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो ये जो बात बताई है उसको भी उसी रूप में देखें। एक महत्वपूर्ण जो 5वां है उसको भी देखेंगे, जो संधि के नाम पर हमें बताता है कि 5 संधियाँ महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले हमने देखा था यण संधि, फिर अयादि, फिर गुण, फिर वृद्धि और फिर दीर्घ। दीर्घ में हम पढ़ेंगे अकः सवर्णे दीर्घ। विद्यार्थियों को ध्यान रहे, अकः सवर्णे दीर्घ के लिए इसमें भी बहुत सारे उदाहरण बनेंगे। कारण है कि अक कहने पर अ इ उ ऋ ऋ ये 5 आते हैं। यदि ये सवर्ण हो अर्थात आमने सामने एक जैसे हों तो उनको क्या होता है, अकः दीर्घ हो जाता है, अपने स्थान पर दीर्घ हो जाता है। दीर्घ आदेश सूत्र देख रहे हैं आप, पाणिनि सूत्र 6ठा अध्याय 1ला पाद 101वां सूत्र, अकः सवर्णे दीर्घ। अब इसमें कोई कमी नहीं है सूत्र में। अक यदि सवर्ण हो तो सवर्ण सप्तमी एकवचन, क्या आदेश होगा, दीर्घ। अक कहने पर 5 प्रत्याहार हैं, अ इ उ ऋ ऋ, ये शुद्ध स्वर, अ इ उ ऋ ऋ। ये 5 कहाँ से निकलते हैं, अकूहवस् विसर्जनीयानां कंठ्यः, ईचु यशानम तालु। अब री पहले आ जाएगा, लेकिन फिर ऊ लिखा हुआ था हम, उपु पद्मानियानम औष्ठौ, है ना, रीटु रसाणम मूर्धा, लिटु रसानम दंता। ये 5 है, अ इ उ ऋ ऋ, ये अक है। ये एक मात्रिक द्विमात्रिक हो सकते हैं, अर्थात अ आ इ उ ऋ ऋ ऋ। सामने समान वर्ण अर्थात अ से सामने आ, अ आ, समझ गए होंगे। ई दीर्घ ई दीर्घ ई, ह्रस्व ई दीर्घ ई, दीर्घ ई ह्रस्व ई, 4 स्थितियाँ हैं। तो यदि सवर्ण हो एक जैसे हो, अ के सामने ये आने पर गुण हो जाएगा, ध्यान रहे, अ के सामने ए होने पर वृद्धि होगी। सब विभिन्नताएं हैं, नियम अलग, कितने सोच विचार करके महान व्याकरण का निर्माण किया है। कहीं कोई रिपीट नहीं हो रहा है, कहीं कोई आवृत्ति नहीं हो रही है। अक यदि सवर्ण हो तो दोनों को क्या हो जाता है। आज 1 घंटा 53 मिनट हो गए हैं, 1 घंटे का वीडियो बहुत बड़ा कहलाता है, क्योंकि ये 5 संधियाँ हैं। छात्र ध्यान रखें, अकः सवर्ण दीर्घ को हम के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। तो दीर्घ आदेश होता है, ये उदाहरण आपके सामने, इसके 4 उदाहरण बनेंगे, बहुत सारे हजारों उदाहरण बनेंगे। लेकिन जो नियम है, जो सिद्धांत है, वो है कि अक प्रत्याहार के परे यदि सवर्ण अच हो तो, सवर्ण अच का मतलब एक समान, अ इ उ ऋ ऋ, ये समान स्वर होते हैं सवर्ण। तो दीर्घ स्यात्, दीर्घ मतलब पूर्व और पर दोनों के स्थान पर के, अर्थात धन के दोनों ओर रहने वाले दोनों असमान स्वर हैं, समान स्वर, असमान नहीं कहेंगे, असमान यण संधि आ जाएगी। तो समान स्वर होने पर उनके स्थान पर दीर्घ आदेश हो जाता है, अ आ मिलकर आ। यहाँ श्री ईश में उदाहरण में अ ई गलती से टंकण दोष से आप देख पा रहे हैं, दीर्घ ई आना चाहिए था। श्री में
जो ई है वो ये देख पा रहे हैं, ये गलत टंकण दोष है। तो ई मिलकर ओ लिखा है वो भी गलत है, तो आएगा बड़ी दीर्घ ई, उ दीर्घ उ, री दीर्घ री। इस प्रकार ये इसके बहुत अच्छे उदाहरण हैं। चारों रूप सिद्धि के लिए परीक्षा में आता है। अकह सवर्ण दीर्घ कहने पर दैत्यारी, दैत्यारी के बाद श्रीश, श्रीश के बाद लघुर्मी या होत्रिका, होत्रिका और ली का उदाहरण नहीं हमारे पास। ये 4 उदाहरण हैं इस संधि के। विष्णु उदय है, विष्णु उदय, विष्णु में ह्रस्व उ है, सामने उ, दीर्घ उ। बहुत तरीके से, क्योंकि पाठ्यक्रम में है, हम शास्त्र पढ़ाते हैं, उस समय ये चीज़ें छोटी लगती हैं, लेकिन शास्त्र कहाँ से समझ में आएगा? जब हम इस प्रकार का समृद्ध व्याकरण पढ़ेंगे तब शास्त्र समझ में आएगा। तो ये रूप सिद्धि का एक उदाहरण आपके सामने है, आप इसको नोट कर लें। एक दैत्यारी, दैत्यानाम अरि, दैत्यों का जो अरि है दैत्यारी, भगवान विष्णु कृष्ण दैत्यों के अरि हैं, असुरों के शत्रु हैं। तो अकः सवर्ण दीर्घ, इस सूत्र के अनुसार अक के परे सवर्ण अच हो तो पूर्व पर दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादश होने पर यहाँ दैत्य में अ, अरि का अ, दोनों अ मिलने पर एक तीसरा स्वर बनकर आता है, आदेश होता है, दीर्घ आदेश, वो आ होता है। तो दैत्य में आ मिलने पर दैत्यारी रूप निर्मित होता है। दैत्य अरि, देखिए ये इसकी रूप सिद्धि का विधान है। दैत्य अरि, इस विग्रह में दैत्य का अंत्य स्वर अ, अरि का आदि स्वर अ, सूत्र से आ आदेश होकर के दैत्य अरि बराबर दैत्यारी। ऐसे ही बहुत सारे विद्यार्थी, विद्यार्थी, विद्यार्थी बोलते हैं, गलत है भाई, विद्यार्थी। पुस्तकालय, पुस्तकालय, विद्यालय, विद्यालय। श्री ईश, श्रीश, ये दोनों में ई है, आदेश में दीर्घ ई रहेगा, इसका रूप सिद्धि का विधान। विष्णुदय, वही विष्णुदय, दीर्घ ऊ हो जाएगा। और होत्रिकार में दोनों री हैं। उदाहरण में ये होत्रिकार के नीचे आप डबल त्री देख रहे हैं, री, ये। इस प्रकार आज आपको इनका कथन किया। कुछ उदाहरण यहाँ आप देख पा रहे हैं। मेरे पास कुछ और विजयत्री के कुछ यदि नोट्स हैं, मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे इस समय फलक पर यदि विद्यमान हो तो बताने का एक प्रयास किया जाएगा, अन्यथा आज के इस चैप्टर में हम इसे यहीं पर समाप्त करेंगे। जैसा कि आपको बताया, बहुत ही महत्वपूर्ण संधि का अच संधि, जिसमें बहुत सारी और भी संधियाँ हैं, लेकिन 5 महत्वपूर्ण सूत्र हैं। उन सूत्रों को आप देखेंगे। समाहार करते हुए आज के इस लेसन को, आज के इस व्याख्यान को यही समाप्त करेंगे। और वो अच संधि प्रकरण है, आप हमेशा याद रखें। इको यण थी, यण संधि। एचो यवा यावह, अयादि संधि। तीसरा है जो हमने महत्वपूर्ण रूप में पढ़ा, वो है अदेंग गुण, आदगुण, गुण संधि। चौथा पढ़ा हमने वृद्धिरादेच, वृद्धिरेचि, वृद्धि संधि। और 5वां पढ़ा अकः सवर्ण दीर्घ, दीर्घ संधि। ये 5 सूत्र यदि अच्छी तरह से 5 संधियों के नियम याद हो जाएं तो आप बहुत अच्छे तरीके से संस्कृत के इस व्याकरण को आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि इसी से आगे फिर हल और विसर्ग संधि का सूत्रपात होता है। जैसे जैसे नियम याद होते जाएंगे आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा, मेरा विश्वास है। इसलिए इस वीडियो को आप बार बार देखें, तब तक देखते रहें जब तक सूत्र और उनके उदाहरण याद नहीं हो जाए। आपको कम से कम 2-4 उदाहरण, उसमें जितनी बातें उतने उदाहरण आपके जीवा पर रहने ही चाहिए, तब जाकर के आपकी शब्दावली बढ़ती जाएगी। आज की वीडियो को हम यहीं विराम देंगे। ओम नमो नमः।